दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पंजाब। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना का शुभारंभ किया, इसलिए विकल्प डी सही है। इस परियोजना के तहत 23 जिलों के 117 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के कायाकल्प के साथ साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है, ताकि वह जिम्मेदार नागरिक बन सकें। पंजाब सरकार ने इस परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पंजाब। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में ट्रेड+1 यानी T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का पहला देश है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फिर चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चीन। हाल ही में भारत शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में ट्रेड+1 यानी T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है, जबकि चीन इसे शुरू करने वाला पहला देश था, इसलिए विकल्प डी सही है। T+1 निपटान चक्र का अर्थ है लेन देन पूरा होने से 1 दिन या 24 घंटे के भीतर व्यापार से संबंधित निपटान किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए T+1 के तहत यदि किसी ग्राहक ने बुधवार को शेयर खरीदे तो वह गुरुवार को ग्राहक के डीमैट खाते में जमा हो जाएंगे। T+1 प्रारूप में यदि कोई निवेशक शेयर बेचता है तो उसे 1 दिन के भीतर पैसा मिल जाएगा और खरीदार को उसके डीमैट खाते में 1 दिन के भीतर शेयर मिल जाएंगे। ये परिचालन दक्षता, धन प्रेषण में तेजी, शेयर वितरण और शेयर बाजार सहभागियों के लिए आसानी लाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइडिया ट्रेन प्रोफाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा बनाया गया है। कथन 2 है, इसका मकसद टिकटों के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या को दूर करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या सही कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने आइडिया ट्रेन प्रोफाइल का परीक्षण पूरा किया। आइडिया ट्रेन प्रोफाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक कार्यक्रम है। इसे रेलवे के इन हाउस सॉफ्टवेयर आर्म सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी CRIS द्वारा बनाया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मकसद टिकटों के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या को दूर करना है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी यानी न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, गोवा, सिक्किम और असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गोवा। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। गोवा बोंडला वन्यजीव अभयारण्य में अपना छठा पक्षी महोत्सव मना रहा है। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा के सबसे छोटे संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये लगभग 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 46 किलोमीटर दूर है। यहाँ सांबर, गौर, गिलहरी, मोर और सांप की कई प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इस अभयारण्य की प्रमुख वनस्पतियों में टर्मिनेलिया, क्रेनुलता यानी मट्टी, गोवा का राजकीय वृक्ष और रोजवुड आदि शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी गोवा। अगला प्रश्न है, जूस मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? आपके ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, रायागु या फिर अरुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बृहस्पति। यूरोप का जूस अंतरिक्षयान सौरमंडल के माध्यम से 8 साल की यात्रा पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जूस का पूरा नाम जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर है। इसका मुख्य उद्देश्य बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं की सतह के नीचे छिपे महासागरों में जीवन की क्षमता का पता लगाना है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे दक्षिण अमेरिका के तट पर फ्रेंच गुयाना के कोरू में यूरोप के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। ये पहला यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन होगा जो मंगल से परे शुरू होने वाले बाहरी सौरमंडल में जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बृहस्पति। अगला प्रश्न है, भारतीय कला एवं संस्कृति के संदर्भ में नातुपुरा पाडलगल क्या है? आपके ऑप्शन है प्राचीन संगीत रूप, लोक नृत्य, साहित्य या फिर लोक चित्रकला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्राचीन संगीत रूप।
नातुपुरा पाडलगल तमिलनाडु का एक प्राचीन संगीत रूप है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस लोक संगीत का गायन खेती और कटाई के मौसम में आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है। नातुपुरा पाडलगल कई लोगों के लिए जीवन का एक तरीका है। इस लोक संगीत रूप को आज भी तमिलनाडु के कोने कोने में सुना जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्राचीन संगीत रूप। अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये भारत में दूसरी सबसे बड़ी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। कथन 2 है, यह एक महारत्न कंपनी है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन साई की बात को समझते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी स्वच्छ ऊर्जा की खोज में भारत के भूतापीय ऊर्जा स्रोतों का मानचित्रण करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे ऊष्मा के रूप में जमा होती है और इसे स्वच्छ, नवीकरणीय और कार्बन मुक्त माना जाता है। आपको बता दें, ओएनजीसी सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 71% का योगदान करती है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1955 में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अधीन तेल एवं गैस प्रभाग के रूप में इसका शिलान्यास किया गया था। 14 अगस्त 1956 को इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नाम दिया गया और 1994 में इसे एक निगम के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। वर्ष 1997 में इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्नों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया था, जबकि वर्ष 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया। इसलिए कथन 2 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, यानी केवल दो कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत का पहला स्थानीय रूप से विकसित टीका लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, केंद्रीय औषधि अनुसंधान आयोग, भारत बायोटेक या फिर जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एसआईआई ने देश का पहला स्थानीय रूप से विकसित क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी QHPV वैक्सीन सर्वावैक लॉन्च की। इसलिए विकल्प ए सही है। सर्वावैक सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक टीका है। आपको बता दें कि अधिकांश सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV के कारण होते हैं। सर्वाइकल कैंसर भारत में 15 से 44 वर्ष की महिलाओं में होने वाली दूसरी सबसे प्रचलित बीमारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सर्वाइकल कैंसर के 21% मामले भारत में हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द की जा सकती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सिक्किम राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन को अनुच्छेद 356 के तहत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है। एक आधार का उल्लेख अनुच्छेद 356 में और दूसरे का उल्लेख अनुच्छेद 365 में किया गया है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 365 कहता है कि जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है, राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को उसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसलिए विकल्प बी सही होगा। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बाद की उद्घोषणा द्वारा रद्द की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा लागू किए जा रहे हैं? पहला, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जिसे पीएमएलए के रूप में जाना जाता है। दूसरा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जिसे फेमा के रूप में जाना जाता है। और तीसरा है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, जिसे FEOA के रूप में जाना जाता है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3 सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3 सभी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच करने की शक्ति केवल मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों तक ही सीमित है। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई 1956 को हुई। इसे निम्नलिखित अधिनियमों के प्रवर्तन की शक्ति प्राप्त है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए, यह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए बनाया गया एक आपराधिक कानून है। इसी तरह एक अन्य कानून विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 99 है, जिसे फेमा के रूप में जानते हैं। ये बाहरी व्यापार एवं भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए बनाया गया एक नागरिक कानून है। इसका उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना है। अगला है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ये उन आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास करता है जिन्होंने आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ दिया है या अभियोजन का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार कर दिया है। इस प्रकार विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है 1, 2 और 3 सभी। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का चौथा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, जयपुर, बेंगलुरु या फिर पुणे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बेंगलुरु। हाल ही में मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का चौथा संस्करण बेंगलुरु में शुरू हुआ, इसलिए विकल्प सी सही है। इस मेले का आयोजन विदेशों में मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने और बाजरा आदि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। यह मेला जैविक और बाजरा क्षेत्र में किसानों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए कृषि, बागवानी, प्रसंस्करण, मशीनरी और कृषि प्रौद्योगिकी में अवसरों को तलाशने का एक मंच है। इसका आयोजन कृषि विभाग और कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि मोटे अनाज को लेकर जागरूकता फैलाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी IYM के रूप में मनाया जा रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बेंगलुरु। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच या फिर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।